Namaste, good morning, Sat Shri Akal. Welcome to my Instagram live. Hi friends, good morning, Sat Shri Akal. Dear students, relatives, मेरे रिश्तेदारों क्या हाल चाल कैसे हो सब? I hope you are doing good. And this video will be dedicated to students who want to study abroad. LV Kora, hi Lakwinder. Good morning, Sat Shri Akal. क्या हाल चाल भाई? I hope आप यूरोप में हैं. लखविंदर सिंह फ्रॉम एलनाबाद. वेव गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल. स्वागत है आपका मेरे इंस्टाग्राम लाइव में. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस, रिश्तेदारों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते. मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. आप अभी मेरे साथ देखेंगे एक मेरे गेस्ट को, मेरे रिलेटिव को. वन ऑफ माई रिलेटिव एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन और वंडरफुल पर्सन, रोहित मेनन जॉइन. हाय रोहित, गुड मॉर्निंग. सो रोहित जी को मैं अभी ऐड करूँगा इंस्टाग्राम लाइव पे एंड वी विल बी. सो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम. सो अभी आप देखेंगे मेरे साथ इसी स्क्रीन पर रोहित जी को, जो कि फॉर्मर वीजा ऑफिसर है न्यूजीलैंड एम्बेसी. ही हैज वर्कड इन एम्बेसी फॉर लॉन्ग 3 years and he used to work in 2010, 11, 12. If I am not wrong, he used to work view go live with रोहित मेनन. हाँ, मैंने इस पे क्लिक किया है, गो लाइव विद रोहित मेनन. मैंने इस पे क्लिक किया है. आई डोंट नो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा. So let him join first. Hi, good morning, Sat Shri Akal. We will be talking about student visa application and we will be talking about New Zealand, especially कि न्यूजीलैंड फाइल में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, फंड्स कैसे शो करने हैं, कितने पुराने शो करने हैं, क्या क्या कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, न्यूजीलैंड के पीआर के चांसेस क्या हैं, न्यूजीलैंड कैसी कंट्री है, कितनी पीसफुल है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स. गगन को ज्वाइन, अनेबल टू ज्वाइन. आई डोंट नो, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है एंड मेरे यहाँ पे लिखा है रोहित मेनन अनेबल टू ज्वाइन. पता नहीं वो ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं जानता. कोई इशू आ रहा है दोस्तों इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से. ओह, आई थिंक ही इज देयर. यस, नाउ ही. आई वाज वेटिंग फॉर हिम फॉर लॉन्ग 2-3 minutes. Hi. हाय रोहित, गुड मॉर्निंग. हाय रोहित, गुड मॉर्निंग. Hi, Saksham. Good morning. यस यस. रोहित, मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ, थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम Yeah. बात करते हैं इंटरव्यू. राइट. सो हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी. दोस्तों, ये जो गपशप होगी, जो कन्वर्सेशन होगी, इट विल बी वेरी फॉर्मल. आई गेस इट विल बी वेरी प्रोफेशनल and it is going to help many students and it is going to help many consultants as well. If you are planning to study abroad, whether of Australia, New Zealand, Canada, especially we will be talking about New Zealand study visa application because ये जो आप शख्स में देख रहे हैं, जो सेलिब्रिटी में देख रहे हैं, he used to work with New Zealand High Commission before 10-12 years if I'm not wrong. So मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी. और अगर लाइव में अगर आपको लगे आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. डोंट फील हेजिटेंट, डोंट फील शाय. आप कुछ भी पूछ सकते हैं. आप अपने भाई के बारे में, बच्चे के बारे में, भाई बहन के बारे में पूछ सकते हैं. आप किसी भी कंट्री की क्वेरी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन. और मैं कोशिश करूंगा इस सेशन हम रखेंगे 10 to 15 minutes. क्योंकि बातें करना तो चाहे तो हम 15-20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं, बट कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट रहे. 1 मिनट की तो इंट्रोडक्शन हो गई है सक्षम सरदाना की ओर से. स्वागत है आपका. और जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से 8-9 लोग जुड़ चुके हैं, सो सभी का स्वागत है. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय माता दी. ही इज माई बिजनेस पार्टनर, ही इज माई रिलेटिव एज वेल, ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज अ वंडरफुल पर्सन. ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो को झूठी तारीफ कर रहा हूँ. लेटर ऑन आप वीडियो में पाएंगे आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो बातें, जो एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एनी वीजा एप्लीकेशन. सोचो आपको एक फाइल सबमिट करनी है फॉर एनी कंट्री लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड. अगर आपको टूरिस्ट वीजा की फाइल लगानी है, टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपकी फाइल कहीं लगी हुई है एंड आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. आई थिंक बहुत लंबी इंट्रो होगी एज पर माई स्टाइल. बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, बहुत दिल से बोलता हूँ. सो लेट मी स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद माई गेस्ट, अ स्पेशल गेस्ट, आई वुड से वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर रोहित मेनन. सो रोहित जी, नमस्ते, स्वागत है आपका इस इंस्टाग्राम लाइव. Hi, Saksham. Thank you everyone for watching. Thank you everyone जो भी online है अभी यहाँ पे इस वक्त, and I am really happy
to be a part of this live session with Saksham. And Saksham, like he said, he's my brother-in-law, and I happen to be a former immigration officer, or you can call me as a visa officer with New Zealand High Commission Delhi branch. Saksham and I, we work together. हम साथ में काम करते हैं और we help students, parents, all types of applicants on their journey to study abroad, or you can say on their visa application process with genuine guidance, genuine information, and clear crystal information. Thank you, Saksham. You can shoot down all the questions to me and we can discuss. और जैसे कि सक्षम ने कहा कि जिनको क्वेरी है they can type down their comments and their questions on this live chat. We will try to answer all the questions whichever possible and go ahead with it. Yeah. देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे घूम रहे हैं. आई विल बी आस्किंग, कोशिश करूंगा 5 से 6 क्वेश्चन पूछूंगा आज की स्टार्टिंग. और अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, आपकी डिमांड हुई, तो हम ऐसा एक सेशन वीकली रख लिया करेंगे, वीकली, राइट. तो मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा. बिफोर जंपिंग टू द क्वेश्चंस, बिफोर yelling all the questions, I would say this video will really help those students. I'm telling you again and again, थोड़ा एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. आप या आपकी फैमिली में कोई भी बाहर जाना चाहता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस अकाउंट. यू कैन कॉन्टेक्ट दिस पर्सन एज वेल. इनका नाम है रोहित मेनन. आपको इनका अकाउंट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, रोहित मेनन. अगर कहीं की भी फाइल लगाते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, डूज, क्या क्या बातें इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड क्या करनी चाहिए, डोंट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस डूज एंड डोंट्स. मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स लेके आऊंगा. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, बट कुछ लोगों से जो आजकल मैं मिल रहा हूँ ऑफिस में. चलो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ. रोहित जी, फेसबुक पे मैं लाइव आया था अभी 2 दिन पहले, 1 February लास्ट सैटरडे, एंड मैंने एक केस डिस्कस किया था. मैं वो रिपीट करूंगा अभी, विदाउट टेलिंग द क्लाइंट नेम एंड विदाउट टेलिंग द कंसल्टेंट नेम. देखो, किसी बच्चे के बदनाम करना, किसी कंसल्टेंट को बदनाम करना हमारा पर्पस, उद्देश्य नहीं. दैट इज नॉट आवर इंटेंशन, राइट. अभी एक स्टूडेंट है, मैं केस डिस्कस करता हूँ इंस्टाग्राम की ऑडियंस के लिए जो 6-7 लोग देख रहे हैं. एक स्टूडेंट आता है मेरे पास इलाहाबाद से, जिनकी फाइल सबमिट हुई हिसाब 6 महीने पहले. मुझे हैरानी ये हुई, 6 महीने पहले उन्होंने कंसल्टेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए, 2 लाख रुपीज दिए. अब तक उनको ऑफर लेटर भी नसीब नहीं हुआ, उनके हाथ में ऑफर लेटर भी नहीं आया. सो दोस्तों, आपको मैं बातें अब इनसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, दैट विल रियली हेल्प यू टू फाइनलाइज. आपको जब चीजें फाइनलाइज करनी थी, जब सिलेक्ट करना होता है, तो उस स्टूडेंट का क्या हुआ रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि आप जानते भी हैं. उस स्टूडेंट ने 2 लाख उस कंसल्टेंट को दिए, प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस कंसल्टेंट को दिए. चलो, स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे को 2 लाख तो मिल जाएंगे, मुझे ट्रस्ट है, शायद डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाए. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि रोहित जी, जब एक बच्चे को फाइल लगानी है, चलो आज हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, डायरेक्ट न्यूजीलैंड पे आते हैं. न्यूजीलैंड फाइल में जब एक बच्चे को जाना है, तो न्यूजीलैंड फाइल में बच्चे को 5 ऐसी बातें बताओ, टॉप 4 या 5, जो उसको कंसीडर करनी चाहिए अपना ऑफर लेटर मंगाते हुए या फाइल लगाते हुए, या न्यूजीलैंड को क्यों पिक करे, न्यूजीलैंड पिक करते हुए. ठीक है, देखो, जो आपने सिनेरियो भी बताया है सक्षम, उस हिसाब से पहली बात तो कोई भी न्यूजीलैंड ही नहीं, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करो, बट क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल हिसार का और एप्लीकेंट का न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट को पहले पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ऑफर की न्यूजीलैंड में खासकर एडमिशंस को लेके कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती. जैसे कनाडा में या यूके में या यूएस में $75, $100, $150 एप्लीकेशन फीस होती है, वो आप पे कर सकते हो कंसल्टेंट को, या आप खुद भी बोल सकते हो कि मुझे पे करना है. बट न्यूजीलैंड में एडमिशन कराने के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती. जहां तक रहा सवाल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एजेंट के पास, वो भी ओरिजिनल, तो वो वैसे तो एप्लीकेंट को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप जब पहली बार जाते हो, आप एजेंट को हायर करते हो उसकी सर्विसेज को, उस वक्त टर्म्स आपके बहुत अच्छे होते हैं एजेंट के साथ, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो तो एजेंट खुश है, आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो एजेंट खुश है, ठीक है. लेकिन कल को आपका काम नहीं हुआ, आप किसी बात से परेशान हुए, आपको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए और आपके टर्म्स खराब हो जाते हैं कंसल्टेंट के साथ या एजेंट के साथ, तो वो पैसे देने में और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने में आपको प्रॉब्लम कर सकता है. तो एडमिशन के लिए आप नोटराइज्ड अटेस्टेड
हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्ट कॉपी ईमेल पे कर सकते हो, एजेंट को वो आगे मेल पे फॉरवर्ड ही करने पड़ते हैं। दूसरी बात, ऑफर मंगाने के लिए 5-5 6-6 महीने नहीं लगते हैं एडमिशन के लिए, इट डजंट टेक दैट मच टाइम। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज को न्यूजीलैंड में भेजे और वहां से आपके पास रिस्पॉन्स आया तो मैक्सिमम 5 days 10 days, कभी कभी यूनिवर्सिटी कोई कोई ज्यादा टाइम ले लेती है, बट वो भी मैक्सिमम महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 6 महीने से लेके बैठने का मतलब यू शुड स्टार्ट डाउटिंग योर कंसल्टेंट कि या तो वो कर ही नहीं रहा फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स, या उसके पास कोई कनेक्शन ही नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ, कॉन्टेक्ट ही नहीं है, और वो छोटा मोटा एजेंट है छोटी मोटी सिटी का, और वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ दिल्ली में चंडीगढ़ में किसी और एजेंट को दे के वहां फंसा के रखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो कुछ हद तक ये सिटी वाइज, एरिया वाइज, स्टेट वाइज कल्चर भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने का, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि एजेंट आपके लिए जेन्युइन एप्लीकेंट भी मेहनत करता है, वो जेन्युइनली भी डॉक्यूमेंट भेजता है, ऑफर भी मंगा के 2-3 जगह से ला के दे देता है, और स्टूडेंट फिर बैकआउट कर लेता है ये बोल के कि मैंने रिलेटिव के थ्रू कर लिया, मेरा तो मामा का चाचा का कोई रिलेटिव है वो उस एजेंट के थ्रू गया था, मेरे को भी वहीं से करना है। तो इसमें एजेंट्स के एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं, उसका भी टाइम जो है वो टाइम है, एग्रीड उसकी भी ना, वो भी उस टाइम पे कुछ और काम करता, प्रोडक्टिव कमाता। ठीक है, आपने उसका टाइम खराब किया। तो ये कुछ कुछ सिटीज में, पंजाब में बोल लो या हरियाणा में बोल लो या फिर हैदराबाद में, बट मोस्टली काफी जगहों में ये जो है इश्यूज रहते हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट भी ओवर स्मार्ट होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो वो भी ऐसे करते हैं, तो उसमें एटलीस्ट एजेंट को उनको कुछ पे कर देना चाहिए उनकी एफर्ट कॉस्ट के लिए, या डॉक्यूमेंट ले लेने चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने चाहिए, ये एक तरह से एजेंट का अपना खुद का रिस्क होना चाहिए कि भाई कल को एप्लीकेंट बैकआउट कर गया तो कर गया। ठीक है, या फिर एजेंट कुछ अपनी फी चार्ज कर ले प्रोसेसिंग की, रिफंडेबल बोल के, और ये कर ले। तो स्टूडेंट को जो ध्यान रखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले रहा है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही शुड थिंक अबाउट इट। एजेंट का बैकग्राउंड क्या है, एजेंट कौन है, क्या है, उसकी कितने वीजास लगे हैं। सिर्फ ब्लाइंडली वीडियोस पे, एड्स पे और पेपर जो फोटो लगी हुई है दीवारों पे उनके, उस पे ना जाए। तो इस एक बात का ख्याल रखें। ठीक है, पैसे अगर दे रहे हो तो ये आपकी और एजेंट की आपस की बात है। देखो इसमें ना तो इमिग्रेशन इन्वॉल्व होती है ना कोई इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली रिटर्न होनी चाहिए कि इतना पैसा मुझे रिफंड मिल जाएगा, इतना नहीं मिलेगा। वो चीज अगर रिटर्न में हो, मेल में हो, तो वो चीज आप उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटी देख ले पहले, उसकी परसेंटेज कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, अपना खुद का भी रिसर्च करे। तीसरा पॉइंट ये है कि वो न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं, कॉलेज के लिए, कोर्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो अपना प्रोफाइल वो ये चीजें भी देख ले। तो और जब कंट्री सिलेक्शन कर रहा है न्यूजीलैंड में, तो उसका एक इंटेंट होना चाहिए कि वो कोर्स क्या पढ़ चुका है, क्या उसका इंडिया में क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो इंडिया में से न्यूजीलैंड में जाएगा या किसी भी और कंट्री में जा रहा है तो क्या क्या चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, कोर्स कौन सा करने जा रहा है। ये नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके बैठ गया कि न्यूजीलैंड जाना है और एजेंट ने आपसे पूछा कि भाई कौन सा कोर्स है। हमारे जैसा कंसल्टेंट जो है वो पूछता है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या पढ़ने जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो एक तरह से हमारा वीजा इंटरव्यू हो जाता है एक तरह से बच्चे के लिए, जब पहली बार काउंसलिंग करते हैं बच्चे से। तो उसको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि वो करने क्या जा रहा है। देखो अब अगर मूवी देखने जा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन सी मूवी की टिकट लिया आपने। ब्लाइंडली थोड़ा ना थिएटर में पहुंच जाओगे कि जो लगी होगी वो देख लेगी। ठीक है ना, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे, और डीलिंग हो पैसों की हो, रिटर्न में हो, लिखा पढ़ी हो, और आपका रिसर्च हो कि भाई इस बात के किस बात, जैसे आपने बताया, सक्षम ने बताया कि पैसे किस बात के, इतने 2 लाख रुपए किस बात के ले रहे हो। और ये सब चीजें जो है, क्योंकि बाद में हैसल होता है, बाद में अगर आपकी टर्म्स खराब होगी तो बाद में आपको मिलेंगे नहीं, फिर आप अपने 2 बंदों के साथ जाओगे उसके ऑफिस में, वो नहीं मिलेगा। ये सब चीजें होती हैं और टाइम, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर ये है कि एक डिस्कशन और एक डील आप पहले ही कर लो अपने कंसल्टेंट के साथ, एंड और देन स्टिक टू दैट पॉइंट ना बाद में, ताकि उनकी तरफ से भी कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी तरफ से भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, स्मार्ट होना चाहिए स्टूडेंट, और अपनी फैमिली में किसी बड़े बंदे को साथ में लेके जाए तो और अच्छी बात है। सही 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 बोले, बिल्कुल सही, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि बच्चे को क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आज का, ये तो हमने केस को स्टडी किया, थोड़ा सा नजर डाली केस पे कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आइडियली क्या होना चाहिए। ये फोर्ट दोनों तरफ चल सकता है, अगर मैं कंक्लूड करूं फोर्ट दोनों तरफ चल सकता है। कंक्लूजन ये है, तो दोनों को सचेत होके, दोनों को अवेयर होके, दोनों को क्लियर चलना चाहिए और रिटर्न में भी कर लेना चाहिए, जैसा इन्होंने रोहित जी ने मेंशन किया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। न्यूजीलैंड स्टडी वीजा, आज के अगर मैं टाइम को देखूं, तो न्यूजीलैंड स्टडी वीजा बच्चे आजकल हाईली रिकमेंड नहीं कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ब्लंट बोलता हूँ। और जहां मैं रहता हूँ रोहित जी, इलाहाबाद में, न्यूजीलैंड लोगों की थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए आज भी अच्छा है? क्या न्यूजीलैंड कंट्री में क्या बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं? और जो एक हुआ है फंड्स को लेकर, फंड्स को क्लियर कर। दूसरा क्वेश्चन चलो मैं दे देता हूँ, हाईलाइट दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में। लोग डरते बहुत है न्यूजीलैंड के फंड से, कितने पुराने हो, कैसे शो करें। और जो मैंने सुना है, बहुत सारे कंसल्टेंट लोगों की मदद कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया में फंड शो करने के लिए, यूएसए में I-20 के लिए। बट मैंने कभी अपने 10-11 साल के करियर में ही नहीं सुना रोहित जी कि कोई एजेंट कंसल्टेंट स्टूडेंट की हेल्प कर पाया न्यूजीलैंड के फंड शो करने के लिए। तो न्यूजीलैंड वालों के लिए फंड इतना हुआ क्यों है? कि कितने फंड चाहिए, क्यों वो इतने साइको है फंड्स को लेकर? मतलब कैसे फंड चाहिए उनको? क्योंकि कोई और कंट्री इतना फंड्स को लेके वरीड नहीं होती जितना, जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फंड्स के लिए कुछ बोलिए, न्यूजीलैंड स्टडी वीजा फंड्स को लेकर। मैं आई आंसर योर क्वेश्चन सक्षम। उससे पहले जो आपने पहला जो पॉइंट है वो बताया था कि न्यूजीलैंड क्या आज भी जो है पढ़ने के लिए सही जगह है और ये थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी है एरिया वाइज। अगेन ये क्या हो जाता है कि न्यूजीलैंड में पढ़ने जाना, देखो पढ़ने के लिए तो सभी कंट्री बढ़िया है, इंडिया भी बुरी नहीं, ठीक है। अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जाओ तो इंडिया में भी एडमिशन आपको मिलेगा, तो आप पढ़ोगे तो यू विल बी वेरी क्वालिफाइड। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहीं भी किसी भी सिस्टम से बुरा नहीं है। सिमिलरली न्यूजीलैंड की एजुकेशन सिस्टम में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली स्टूडेंट की इंटेंट पे डिपेंड करता है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि वो न्यूजीलैंड में, देखो हम जब बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या मैं जेनरिक बात करूंगा, सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं करूंगा, कोई भी कंट्री में अगर आप पढ़ने जाओ तो आपका इंटेंट होता है कि वहां से पढ़ने के बाद योर क्वालिफिकेशन हैज अ ग्लोबल रिकग्निशन, आपकी प्रोफाइल में एक ग्लोबल ठप्पा लग जाता है जो कि आपको इंडियन क्वालिफिकेशन में नहीं मिलता, इसलिए लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। मोस्टली कंट्रीज इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, उनकी वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क स्टडी, ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑप्शंस होती हैं, जिससे कि ना केवल आप सिर्फ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन गेन करते हो बट उसके बाद आप इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। तो दैट ऑल्सो एड्स अ वैल्यू टू योर प्रोफाइल। रोटी में घी भी लगा दिया आपने एक्सपीरियंस का, राइट। तो ये दो चीजें आपको इंटेंट में देखते को मिलती हैं। तो न्यूजीलैंड, टू आंसर योर क्वेश्चन, आज भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन की जगह है, पढ़ने की जगह है। अगर आप में कैलिबर है, अगर आप में कॉम्पिटेंस है, तो आप न्यूजीलैंड जैसी जगह में कोर्स करने के बाद एक डिसेंट जॉब पा सकते हो। बट इट डिपेंड्स कि आपका क्वालिफिकेशन और आपकी कॉम्पिटेंस लेवल, आपका कैलिबर कितना है, कितने स्मार्ट हो। और ये जो आप 2 साल 1 साल पढ़ने जाते हो ना, ये 1-2 साल की पढ़ाई ना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, इसमें आप नेटवर्किंग बनाते हो। आज की डेट में क्या कहा जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, जिन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो कोर्स के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में, बाहर जिनसे मिलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका एक कनेक्ट बनेगा जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हो उनकी, और वो फिर आपको जॉब में या करियर में हेल्प कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने एग्रेसिव हो और आप कितने स्मार्ट हो इन सब चीजों में, ताकि आप आगे अपना करियर बना सको, एक्सपीरियंस गेन कर सको, और फॉलोड बाय वर्क परमिट, परमानेंट रेजिडेंस जो है न्यूजीलैंड जैसी कंट्री करती है। जहां तक बात करें स्ट्रगल की, तो अगर कोई बच्चा पंजाब में पढ़ रहा हो या हरियाणा में पढ़ रहा हो या हैदराबाद में पढ़ रहा हो और अचानक से अगर वो किसी नई जगह न्यूजीलैंड, कनाडा में कहीं चले जाता है, तो इनिशियल स्ट्रगल होता ही होता है, ठीक है। और कोर्स करने के बाद साल भर, 2 साल 3 साल के कोर्स के बाद जब आप उस जगह को जान जाते हो, तो आपका स्ट्रगल धीरे धीरे कम होता रहता है। तो अगर आप यहाँ से हरियाणा सिरसा से अगर आप उठ के चेन्नई भी चले जाओगे पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए स्टार्टिंग में, तो इट विल टेक यू टाइम टू एक्लेमेटाइज टू द सिचुएशन। मतलब ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से घूमने कश्मीर भी जाते हो, मौसम में फर्क है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाते हो ना, जैकेट्स, कोट्स, कपड़े उस हिसाब से लेके जाने पड़ते हो। फिर भी आपको 1 आध दिन मौसम के साथ एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है। यहाँ मैं मौसम की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल उस सिचुएशन, उस कल्चर, उन सब में घूमने के लिए आपको एक्लेमेटाइज करना है। तो स्ट्रगल स्टार्टिंग में हर किसी को होता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी स्टोरी ऐड करना चाहूंगा। बहुत सही बोले, मजा आ रहा है मुझे तो। आई एम लविंग इट। जो आप बात बोल रहे हो, कंटेंट बहुत अच्छा है।
आई एम लविंग इट। रोहित जी, एक एग्जांपल ऐड करूंगा। अभी लास्ट मंथ मैं फेसबुक पे लाइव था अराउंड 2 घंटे पॉडकास्ट में। मेरे साथ एक शिक्षा से गेस्ट थे, वन ऑफ द कंसल्टेंट मिस्टर नितिन अरोड़ा। एंड मेरे साथ सडनली एक बाउंसर आया मेरे लिए, मेरे एक पुराने क्लाइंट ने, कह लो पुराने भाई ने, इलाहाबाद के, उसने मुझे बोला फेसबुक पे कि सर मैं आई जॉइन यू लाइव, कैन यू जॉइन यू लाइव। तो हमने उनको लाइव ले लिया, सकू पाजी इलाहाबाद से, जिम है जिनकी इलाहाबाद में, जहां से शायद आपने सामान भी लिया हुआ है अपने वर्कआउट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रोहित इफ रिमेंबर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सर रोहित क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा परविंदर सकू जी आप तो 10-12 साल से यूएसए में सेट हो। तो उन्होंने एक बात बोली, सक्षम जब तुम मेरे पीछे बर्फ दे रहे हो, एक्चुअली गाड़ी में थे, इंडिया की वो सुबह थी, उस बंदे ने मुझे ज्वाइन किया रात के 1:30 बजे, यूएस पोस्ट रात के 1:30 बजे थे, ही वॉज इन हिज कार। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या स्किल सीखे इंडिया में यंगस्टर ताकि उसको यूएसए में आके जाके दिक्कत ना हो। कहता सर आपको कुछ भी नहीं करना, जिस बच्चे को बाहर जाना है ना किसी भी देश में, आप उसको बोलो कि बेटा तेरे को हम 25,000 रुपए देते हैं, तू किसी नए शहर में जा, हम तेरे को 25,000 के बाद कोई रुपए नहीं देंगे, इनिशियल 25,000 रुपए देते हैं, तू किसी दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर चला जा, फिर आगे 6 महीने तू हमें सर्वाइव करके दिखा, जॉब लेके दिखा। और अगर तू ये कर पाया, 6 महीने तू अपना खर्चा अपना सब कुछ मेंटेन कर पाया, अपने कपड़े धो पाया, अपना स्ट्रगल करके जॉब कर पाया, अपनी खुद हाथ पैर मार पाया, तो तू दुनिया के किसी भी कोने में जाके कामयाब हो सकता है। तो मुझे आपकी बातों से ना उसका एग्जांपल याद आ गया सकूपा जी का। मैंने जनरली मैं बात करता हूँ कि बंदा कारपेंट्री कर ले, प्लम्बर बन जाए, कोई लड़की है तो सैलून का काम सीख ले, कोई खाना बनाना सीख ले, की स्किल्स होती है जाके। अब देखो बच्चे की मरे भी सोचते हैं ना रोहित जी, आपने बहुत ऑन श्योर मुझसे 10 गुना बच्चे आपको मिले आज तक, इससे भी ज्यादा। बच्चे जनरली क्या सोचते हैं, ड्रीम होता है, रील देख ली इंस्टाग्राम की स्नो है, उनको लगता है सब कुछ अच्छा है, भी चाहेंगे हमें जाते ही काम मिल जाएगा, स्नो में एंजॉय करेंगे, वो लोग भावने सपने, है ना। तो ये बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमें जाती जॉब मिल जाएगी। अच्छा जाते ही जॉब किसी भी देश में जाएंगे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक करिएगा, आप ठीक करिएगा, ठीक है। अब किसी भी आप देश में जाओगे पढ़ने के लिए, तो जाते ही आपको कोई बैंक का या किसी रेस्टोरेंट का मैनेजर नहीं बना देंगे, आपको बिगिन करना होगा बिल्कुल जीरो से। आपकी ईगो छोड़नी होगी। चाहे आप इंडिया में कितने अमीर बाप की औलाद हो, मेरे ख्याल से आपके पापा पास 50-60 किले हैं, फिर भी आपको एक ऐसा काम करना होगा, आपको वेटर बनना पड़ सकता है, आपको बर्तन धोने पड़ सकते हैं, आपको मोपिंग करनी पड़ सकती है, यू हैव टू मोप द फ्लोर देयर इन दैट रेस्टोरेंट, इन दैट होटल आई गेस, ठीक है। तो इस बात से तो ये क्लियर होगी, मैंने सबू जी का एग्जांपल दे दिया। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन, रोहित जी जो न्यूजीलैंड जो इंटरव्यू लेते हैं, क्या आज भी वैसे इंटरव्यू लेते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर सिर्फ फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं? इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करे बच्चे न्यूजीलैंड के लिए? देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी प्रोसेस काफी चेंज हो गया लास्ट 2-3 साल में, जब से इंडिया से मुंबई ब्रांच से ऑपरेशंस वीजा की खत्म हो गई है असेसमेंट की। अब ये सारी एप्लीकेशंस की असेसमेंट जो है वो न्यूजीलैंड में ही हो रही है, अलग अलग रीजन में, वेलिंगटन में या ऑकलैंड ब्रांच में। तो अगर इंटरव्यू आता भी है तो आपको इंटरव्यू टेलीफोनिक ही आता है, वो भी एम्बेसी से। तो अब तक जितने भी बच्चे हम लोगों ने करे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, लास्ट 2-3 महीने में या लास्ट 5-6 महीने में या 1 साल का एग्जाम्पल दूं, तो उसमें बच्चों के इंटरव्यूज हुए हैं कॉल पे और उनको टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया गया है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चंस करी गई है। तो उनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू में और क्वेश्चंस में उनको प्रिपेयर रहना है, उनको अपनी फाइल के बारे में सारी बातें मालूम होनी चाहिए, कितने फंड्स दिखा रहे हैं, कितने उनकी क्वालिफिकेशन है, कौन सा कोर्स है, कोर्स का कंटेंट क्या है, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मालूम होना ही जरूरी नहीं है। सी आप अगर आप एसओपी देखते हो, अपनी फाइल देखोगे, आपको अपनी फाइल के बारे में मालूम होगा, लेकिन एक चीज होती है प्रैक्टिस, कि आप उस आंसर को डिलीवर कैसे करोगे। उस आंसर को डिलीवर करने के लिए आपको मॉक सेशंस लेने जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा सिंपल सा। आप 12th क्लास में या 11th क्लास में या 10th क्लास में, किसी भी क्लास में आप शुरुआत में एंट्री करते हो, सीधा ही एग्जाम नहीं दे देते ना आप जाके। पहले आप रोज की टीचिंग होती है आपकी स्कूल में, उस चैप्टर की होमवर्क होती है, उस चैप्टर का प्रैक्टिस होता है, उसके बाद वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली असेसमेंट्स होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स के होते हैं, उन्हीं उन्हीं कंटेंट्स के होते हैं जो आपके चैप्टर में है। उसके बाद फिर आपका एनुअल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर जाके फाइनल होता है। तो फाइनल तक आने के लिए आपने कितनी सारी मॉक्स हुई हैं, क्लासेस हुई हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स में, उन्हीं में चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं। फिर साल के एंड में क्या होता है, सभी चैप्टर का इकट्ठे टेस्ट होता है। तो आपने प्रिपेयर किया है पूरा साल भर 12th तक, 12th की पढ़ाई के लिए, फिर आपने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। तो
ऑब्वियसली इंटरव्यू में आप साल भर तो नहीं करोगे, मैं तो आप एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ 12th का, बट फॉर इंटरव्यू यू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी abroad, why only New Zealand, why not any other country, why not India, who's funding you for your education, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। what are the course contents that you will be studying, ये कोर्स आपको इंडिया में क्यों नहीं मिल सकता, इंडिया से क्यों नहीं पढ़ लेते। तो एक एक क्वेश्चन को जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, उसके आंसर को कैसे डिलीवर करोगे, बोलोगे, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करो जो आपको बता सके। और वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस के बाद ही वो जब आपका रेगुलर 1-2 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फ्लो आ जाएगा। और ये आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए तब से, जब से आप अपनी फाइल स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन। एडमिशन आने के बाद एकदम से आपको, आप पता है कि आप इस कॉलेज में जा रहे हो, तो आपके पास अब कंटेंट और वो सब आ जाना चाहिए इंटरव्यू का, और तभी से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फाइल लगाने के बाद नहीं, एडमिशन लेटर आने के बाद जब आपका मन बन जाए कि फाइल अब लगानी है जब इस हमें कोर्स बना में, लिया। इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और जब तक आप उस स्टेज पे आओगे, ठीक है, और अगर आपका इंटरव्यू होता है तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो बच्चे हैं हरियाणा, पंजाब के, उनका इंटरव्यू होता ही होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ सिटीज का जो इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी है और जो इंटेंट है वो जेन्युइन पढ़ने की नहीं होती, उस कंट्री में सिर्फ एंट्री करने की होती है और जॉब करने की होती है। तो वीजा ऑफिसर को ये बात गेज करनी होती है, उसके लिए वो आपसे पूछते हैं, आपकी वो फंडिंग के लिए पूछते हैं। कमिंग बैक टू द फंडिंग पॉइंट, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन के आंसर में रह गया था, फंड्स में न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि पास्ट में जब मैं खुद भी वीजा ऑफिसर था, या जब पिछले 4-5 साल की बात करें, और न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो बैड प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें वो फंडिंग, जैसे आप बता रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ये प्रैक्टिस होती है, विच वी आर नॉट इनटू, एंड आई नेवर रेकमेंड, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि इस तरह की प्रैक्टिसेस करो, और हमने कभी इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करी। वो हमारा एक्सपर्टीज भी नहीं है, हमारा काम भी नहीं है। वो दूसरों के फंड्स दिखा के ये सब करके, ये सब चीजें, इमिग्रेशन में कोई भी दूध पीता बच्चा वीजा ऑफिसर नहीं बैठा हुआ, उन सबको पता है। डॉक्यूमेंट देखते ही हमें मालूम हो जाता है कि आप कितने पानी में हो, फंड्स में है। कुछ कुछ लेवल पे तो हम लोग फोटो देख के ही बता देते कि ये बच्चा पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा, राइट। डॉक्यूमेंट्स तो बाद में देखते थे, शक्ल देख के बता, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वीजा ऑफिसर को। तो वो आपको वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स। और फंड्स आपके 6 महीने पुराने होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सेविंग्स में है तो वो 6 महीने पुराने। अगर कोई आप प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं आज की डेट में और कल फाइल लगा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, राइट। आपके प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो फंड्स आपके अकाउंट में आते हैं वो 6 महीने तक होने चाहिए। जो ओनली थिंग रिसेंट जो चल सकती है वो आपकी चल सकती है आपका एजुकेशन लोन। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या आपका प्लॉट कुछ भी है, उसके अगेंस्ट आप आज लोन लेटर सैंक्शन लो जेन्युइन, और चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो वो सॉरी टू इंटरप्ट। देखो, जिन लोगों से या फिर जो क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं 2011-12 से इन एलनाबाद, 2013 से 80% क्लाइंट्स के पास न्यूजीलैंड के लिए फंड्स नहीं होते। सोचो मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेट्स से आई एम स्टूडेंट फॉर यू एंड आई एम रेडी टू गो टू न्यूजीलैंड, आई विश टू स्टडी इन न्यूजीलैंड, ठीक है, बट मेरे पापा पास फंड्स नहीं है। मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि रोहित जी मेरे पापा ने एक प्लॉट बेच रहे हैं, वो 35 लाख का प्लॉट है। आपने बोला था 30 लाख शो करने, 35 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं, वो 35 लाख मेरे पापा के खाते में आ गए हैं। अब मुझे उसको 6 महीने पुराना करना है। तो लोग तो बोलते हैं सर स्टडी गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने तो मेरा गैप हो जाएगा। तो फॉर नेक्स्ट 6 महीने मुझे उस फंड्स को तो पुराना करना ही है। एट द सेम टाइम मैं 6 महीने ऐसा क्या करूं ताकि वो चीज मुझे न्यूजीलैंड में भी काम है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। देखो, पहली बात तो ये, अगर प्लॉट है और अगर प्लॉट बेच के वो प्लॉट अगर बेचने वाले की, मतलब पढ़ाई के हिसाब से वो प्लॉट बेचने की पेरेंट सोच रहा है, तो उससे अच्छा तो ये रहा उस प्लॉट पे अगर उनको लोन मिल जाए। प्लॉट ही रहेगा उनके पास, और वो लोन ले लेंगे, और लोन के बाद वो इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे फाइल लोन लेटर के साथ, तो उनको वो 6 महीने का गैप वेट नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि प्लॉट बिका हुआ है, मतलब प्लॉट बेचने के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलो भाई बाहर पढ़ने भेजेंगे क्योंकि प्लॉट बेच के पैसे आए हैं। उस सिनेरियो में वो फंड को उनको 6 महीना होल्ड करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, और वो 6 महीने में एप्लीकेंट जो अपना कोर्स की रिसर्च करे, अगर उसने IELTS या PT या TOEFL कुछ किया हुआ है, उसमें उसको लग रहा है कि अगर थोड़ा इंप्रूव कर सकता है तो वो कोर्स ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है जो कि उसके कोर्स से रिलेटेड हो, जो आगे वो पढ़ने जाने वाला है, राइट। और काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं कोर्सेरा में, और
बड़े सारे आजकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको। एक कोर्स तो हम ही करा रहे हैं, ऑनलाइन वीजा श्योर मास्टरिंग श्योर का। बताइए, हाँ, श्योर तो बताइए। ऑनलाइन वीजा मास्टरिंग का कोर्स तो एक हम भी करा रहे हैं बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल को, जो कि बिल्कुल बिल्कुल, आई नो, करते हैं इसको 15 डिस्कस। 15 डे का भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, 1 मंथ का भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, 3 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी है हमारे पास। एंड सर्टिफिकेशन है उसके अंदर, दैट इज इशूड बाय मी। उसके अंदर आपको अपने वीजा की फॉर्म कैसे करने हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्री का एसओपी कैसे बनानी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, करानी है, वो सब करते हो, ताकि जब आप अपनी फाइल लगाने जाओ तो आपको काफी सारी नॉलेज ऑलरेडी हो। यू नो, आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है या कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसको आप सर्विस कराने देना चाहते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको इंजन की, कार्बोरेटर की, टायर की, परफॉर्मेंस की, बैटरी की अगर होगी, तो आप जो मैकेनिक है उससे बात कर सकते हो कि भाई इसमें ये वाली बैटरी क्यों लग रही है, इसमें ये वाली क्यों नहीं लगेगी, इसमें कार्बोरेटर में कचरा कैसे आ गया, इंजन ऑयल आपने कौन सी कंपनी का डाला है, कैस्ट्रॉल का ज्यादा बढ़िया है या इसका ज्यादा अच्छा है। तो वो सब चीजें आप सवाल जवाब कर सकते हो ना। तो अगर आपको इसकी जो आपके वो जो टाइम है वेट टाइम में, उस टाइम में अगर आप कोई नॉलेज गेन करते हो कुछ, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप कोर्स कर सकते हो, राइट। अब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे पढ़ाने वाले का भी इंस्टीट्यूशन लेवल अच्छा हो, राइट। तो ये सब चीजों में आप करके प्रॉपर सर्टिफिकेशन, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप बोल सकते हो कि भाई बड़ी क्लियरली कि न्यूजीलैंड एम्बेसी में आप वो 6 महीने आपने क्या किया, आप उनको बताओ। देखो वैसे 6 महीने साल भर का गैप इतना बड़ा इश्यू नहीं है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के बाद। एक प्रॉब्लम ये भी है पंजाब हरियाणा में, खासकर मैं बार बार इसी का लेता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं से जाते हैं, लेकिन एक इशू ये भी है कि लोग 6-6 महीने 7-7 महीने का गैप भरवाना शुरू कर देते हैं एजेंट से, कंसल्टेंट से, उस चक्कर में भी बहुत पैसे दे देते हैं। यार अगर आपने जेन्युइनली कुछ नहीं किया तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नहीं किया तो बता दो। सही बात। मेरी प्लानिंग थी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, मैं कोर्स ढूंढ रहा था, मैं कॉलेज में फाइनेंसिस के लिए वेट कर रहा था। आपकी पॉलिसी है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में कि फंड 6 महीने पुराने होने चाहिए। हमारे पास और कोई फंड्स का सोर्स नहीं है, तो हमें प्लॉट बेचना पड़ा। प्लॉट बेच के आपने कहा कि भाई वेट करना है 6 महीने, तो हमने वेट किया। अभी बात वीजा ऑफिसर को बताओ, वो समझेगा, वो बिल्कुल समझेगा कि भाई हाँ इसने 6 महीने वेट किया। आप कुछ भी मत करो 6 महीने, आप बोलो कि मैं 6 महीने इस फंड्स के ओल्ड होने की वेट कर रहा था, बाकी अपनी अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा था, अपना इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ा रहा था, अपना स्किल्स बढ़ा रहा था, और रिसर्च ज्यादा कर रहा था कोर्स के बारे में और कंट्री के बारे में। आप बता सकते हो, जरूरी नहीं है। देखो ये मार्केट में ना बड़ा ज्यादा इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक हवा है। इट्स अ वेरी वेरी बिग टैबू, जहां पे एजेंट आप आपसे कमाने के लिए कि मैं आपका 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, टैली का सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट बना दूंगा। और ये बैड, देखो ये सारी बैड प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये सारी चीजें हमने पकड़ी हुई हैं इमिग्रेशन में एज अ वीजा ऑफिसर। हमें हमें पता होता है। और अगर आपने 6 महीने साल भर का कोई कोर्स किया हुआ है, तो आपसे 2 मिनट में वो बात करके वीजा ऑफिसर ये पता लगा लेगा कि आपने वाकई किया है। परफेक्ट एक देखो परफेक्ट। सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिलना अलग बात होती है, और उस कोर्स में वो पूछ ले अगर आपसे इंटरव्यू में, कोर्स में क्या किया है, डिटेल में क्या बोलोगे, कोर्स कंटेंट का नाम लोगे, वो कोर्स कंटेंट के अंदर घुसेगा कि अच्छा आपने टैली किया था, टैली में बताओ टैली किस चीज के लिए होती है, कंप्यूटर का कोर्स किया था, नेटवर्किंग करी थी, अच्छा 4 सवाल नेटवर्किंग के पूछ लेगा कि नेटवर्किंग के केबल्स के नाम बताओ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताओ, टीसीपी आईपी क्या होता है, आईसीपी क्या होता है, ये सब क्या होता है, आईटी के कुछ सवाल पूछ लेगा। आप नहीं बता पाओगे, वो बोलेगा कि 6 महीने पढ़ाई करी है, आता कुछ भी नहीं है, यानी ये कोर्स जेन्युइन नहीं है, वो डिक्लाइन कर देगा। इससे बेटर तो ये है ना कि आप गैप ही बताओ कि मैंने कुछ किया ही नहीं, सवाल ही नहीं उठेगा, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे वीजा ऑफिसर। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप फाइलिंग करें। और फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सक्षम, मैं वापस आ रहा हूँ उसी बात पे कि वाई न्यूजीलैंड हैज बिकम थर्ड और फोर्थ चॉइस फॉर पीपल, स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, अमेरिकन, मेनी अदर सिटीज, इज बिकॉज उनके पास 6 महीने पुराने फंड नहीं होते, ठीक है, लेजिटिमेट फंड नहीं होते, ठीक है, और वो वेट करना नहीं चाहते। अगर आप 12th क्लास से ही प्लानिंग शुरू करो ना अपनी, अगर 12th के बाद बैचलर्स के लिए जा रहे हो, या अगर आप मास्टर्स के बाद अपनी अपनी बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स की प्लानिंग करने जा रहे हो, या आप 2-3 साल से काम कर रहे हो, आप 6 महीने अहेड ऑफ प्लानिंग करो ना। आप छुट्टी की छुट्टियों में घूमने जाते हो, जून की, आपको पता है ना कि 2 महीने की छुट्टियां 12th के बाद, 2 महीने की छुट्टियां जून जुलाई में आती हैं,
तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो ना कि जून में जाएंगे हम गोवा, जून में जाएंगे हम बैंगलोर, जून में हम शिमला जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो आप प्लानिंग आप यही तो नहीं करते ना कि 1 तारीख को जून में जाना है और 31 और 30 अप्रैल को आप टिकट बुक करते हो फ्लाइट की। एक महीना आप ये भी सोचते हो कि 1 महीना पहले टिकट सस्ती मिलेगी अगर 1 महीना पहले बुकिंग करेंगे। डेफिनेटली। तो इतनी बड़ी लाइफ की करियर मूवमेंट आप अपनी एजुकेशन की मूवमेंट करने जा रहे हो कनाडा में या रोहित यूएस जी, में या यूके में। काफी डिटेल में बातें की और ये बातें ऐसी हैं वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स आई बिलीव, राइट? हाँ देखो, एक एक टॉपिक में घंटे लग सकते हैं बिल्कुल, इसमें तो। बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है रोहित जी, अगर मैं उस पर आ जाऊँ तो आप यू कैन शेयर मैनी स्टोरीज, बिकॉज बहुत सारी एप्लीकेशन आपने तब देखी थी जब आपको खुद डिसाइड करना होता था वेदर आई शुड अप्रूव और डिक्लाइन, राइट? बिल्कुल। तो उन बातों पे जाऊँ तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। अभी इसको रैप अप करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, गाइड्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए लेंदी ना हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके फेसबुक पे, एंड सच बोलूं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्लाइंट्स स्टूडेंट्स भी मेरे नो स्टूडेंट्स है अभी मेरे ख्याल से, जो मैं ऊपर देख रहा हूँ ये कोर्स ले रहे हैं जूम पर। मैं चाहूंगा इस कोर्स के बारे में बताएं, फीस स्ट्रक्चर बताएं, क्या क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, उसकी डिटेल बताएं, किन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इंसान खुद की फाइल का सोच रहे हैं, अपने बच्चों की फाइल लगाने का सोच रहे हैं, या अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज एजेंट कह लो, कंसल्टेंट कह लो, आप आईएसपीटी के ट्रेनर हैं, आप बच्चों को अच्छा गाइड करना चाहते हैं, यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। जितना मुझे समझ आया है इनके फेसबुक अपडेट्स देखे, हालांकि I wanted to join, but till now, yet I haven't joined. I have not joined, but I'm wishing to join. To be very honest with you guys, I'm wishing to join it. और अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसको इस बिजनेस में 10-11 साल हो गए, I think you have more reasons, you know, more than me. तो रोहित जी, इस कोर्स के बारे में बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Absolutely, वीकली हाँ। ऐसा एक पॉडकास्ट रखेंगे, राइट। ठीक है? तो ये जो कोर्स बताइए। है, ये कोर्स जैसे कि मैंने अभी बीच में भी डिस्कस किया था, ये द Yeah. कोर्स का नाम है मास्टरिंग योर वीजा स्किल्स। ठीक है, ये एक तरीके से एक लाइफ स्किल है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, किन के लिए है ये कोर्स? अगर आप ग्रेजुएशन खत्म करने वाले हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या खत्म कर चुके हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू आर इन सिटीज लाइक हैदराबाद और बैंगलोर और पंजाब हरियाणा एंड यू वांट इमीडिएटली कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है, कुछ स्टार्ट करना है इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, अगर जॉब कुछ ढूंढना चाह रहे हो आप और कुछ करना चाह रहे हो या आपकी खुद की फाइलिंग अपने फ्यूचर में प्लान करनी है, तो इस मास्टरिंग योर वीजा स्किल्स में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग, जैसे अभी हम ऑनलाइन आए हुए इंस्टाग्राम में, वैसे हम लोग गूगल मीट में ऑनलाइन आ जाते हैं और हमारे बैचेस चलते हैं। रोज की 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 15 डे का ये एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सर्टिफिकेशन बेस्ड, जिसके अंदर आपको वीजा के कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक वीजा ऑफिसर की साइकोलॉजी क्या होती है फाइलिंग के टाइम पे, वो वीजा ऑफिसर क्या आपके एप्लीकेशन में ढूंढता है असेसमेंट के लिए, जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पता है ना कि अगर वो कुछ ये चीज ढूंढ रहा है तो मैं ये चीज सामने प्रेजेंट कर दूं, राइट? तो आप जैसे कि घर पे होता है कि आपको पता है कि भाई इसको खाने में राजमा चावल पसंद है तो आज राजमा चावल बना देता हूँ, वैसे ही तो आप वीजा ऑफिसर की साइकोलॉजी को समझना, प्लस वीजा के कॉन्सेप्ट क्या है, टर्मिनोलॉजीज जो होती है इमिग्रेशन की, कुछ कुछ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपने डिक्लाइन लेटर में यूज करते हैं, उस डिक्लाइन लेटर को आप कैसे टैकल कर सकते हो कि वो अपनी फाइल में क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, दिखा सकते हो, या अपने क्लाइंट की फाइल में क्या दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, जो कि वो टर्मिनोलॉजीज आपके डिक्लाइन में ना आए, आपको डिक्लाइन ही ना आए। तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या यूज करने चाहिए अपने एसओपी में, एसओपी कैसे बनानी चाहिए, कितनी वास्ट होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, सारे फॉर्मेट्स, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ सपोर्ट, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, सबके फॉर्मेट की ट्रेनिंग होती है, प्लस एंड ऑफ द ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के साथ आपको वो सारे फॉर्मेट्स मिलते भी हैं, ताकि अगर आप खुद कभी वो काम कर रहे हो, अगर आप खुद कभी वो काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर आप उसमें आप उसको रिसर्च भी कर सको, मतलब आप रेफर कर सको। जैसे बुक होती है, आपको पूरा बुकलेट मिल जाता है फॉर्मेट्स का पीडीएफ में, आपको अगेन कोर्स कंप्लीशन के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। तो इसमें जो कोर्स जो है शॉर्ट टर्म है, जो कि मतलब एप्लीकेंट्स जो स्टूडेंट्स जो फ्री हैं, जो लगातार रोज ये मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, वो ये कोर्स 15 डेज में खत्म कर देते हैं। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो वर्किंग है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ही पढ़ाई कर मतलब काम कर रहे हैं, और उनको 9 to 6 जॉब करनी पड़ती है, तो वो इवनिंग बैचेस करते हैं हमारे साथ, और वो रोज नहीं कर कोर्स पाते। कब होने जा रहा है आपका शुरू? नेक्स्ट कोर्स बैच हमारा जो है सक्षम मंडे को शुरू होगा, नेक्स्ट मंडे आई थिंक, मैं डेट कंफर्म कर दूंगा,
बाकी अभी 10 10 तारीख को, राइट। तो नेक्स्ट मंडे या वेंसडे को बैच शुरू होगा। हम लोग विल कीप यू पोस्टेड। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स होते हैं वी कैन टेक देम ऑनलाइन। और इस जैसे कि कोर्स की फीस पूछी है, इस कोर्स की वन टाइम अपफ्रंट फीस है 30,000 रुपीज। वो हम लोग अपफ्रंट फीस लेते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ नॉन रिफंडेबल फीस। एंड कोर्स के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है एक आपको मेल पे। आपको एक हार्ड कॉपी आपके पास आ जाती है कुरियर पे। और इफ यू आर इन टाउन इन दिल्ली, गुड़गांव, you can come to and meet me, take a picture with me with that certificate for your use. Or if I am in your town, अगर मैं उस तरफ आता हूँ, जैसे अगर आप सिरसा में हो या जलंधर में हो, मैं किसी काम से मीटिंग में अगर ऐसे आता हूँ, तो आप उस सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी के साथ आप जब आपके पास पहुंच चुकी होगी ऑलरेडी, वो मेरे पास आ सकते हो। यू कैन टेक अ पिक्चर विथ मी एंड इट इज ऑलवेज अ गुड एडेड पोर्टफोलियो कि आपने you have learned it from an ex-immigration officer, ex-visa officer. You have learned it from the horse's mouth वाली बात हो जाती है कि आपने उसी से सीखा जो जिसका एक्सपर्ट है। और it really helps, one of my students, one or two of my students, they have got a job in immigration industries in Jalandhar and in other cities. And ये सभी को हेल्पफुल है। मतलब अगर आप कंसल्टेंट हो, आप खुद के लिए या अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हो, आप खुद पे करो या अपनी टीम को बोलो पे करने के लिए। मतलब फीस तो देखो, कोर्स सर्टिफिकेट तो उनको मिल रहा है। कहीं कभी ऐसा भी होता है ना कि आप कंसल्टेंट हो, आप अपनी टीम को ट्रेनिंग करा रहे हो और ट्रेनिंग के बाद अगले ही महीने वो एप्लीकेंट छोड़ के किसी बड़ी कंपनी में नॉलेज के साथ चला गया, तो वो एजेंट का नुकसान है। तो आप या तो आप अपने टीम मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट करो कि इस ट्रेनिंग के बाद आप इतने टाइम तक छोड़ोगे नहीं, और अगर आप छोड़ते हो तो आपको ये ट्रेनिंग की फी के पैसे वापस। वो तो आपका अपना आपस का वो है स्टूडेंट्स के साथ, बट कोई भी ये ट्रेनिंग कर सकता है। अगर आपको इस बिजनेस में नहीं भी आना तो भी आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी फाइल तो कभी ना कभी तो आप बाहर जाने की कोशिश करोगे घूमने के लिए, या विजिटर वीजा भी करोगे। तो इसमें स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, वर्क वीजा, पीआर एप्लीकेशंस कैसे करनी है, कैसे असेसमेंट करनी है पीआर की, वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव पूरा फुल बुक कोर्स है ये आपका। तो इस कोर्स को जो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बैचेस बहुत रेगुलर चलते हैं हमारे, एवरी फोर्टनाइटली, हर 2 हफ्ते में हम एक बारी ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। इवनिंग बैचेस भी हैं 6:30 से 8:30 बजे वाला, जो 9 to 6 जॉब करते हैं। मॉर्निंग बैचेस भी हैं। वीकेंड में क्लासेस नहीं होती, क्योंकि वीकेंड में आपको होमवर्क दिया जाता है प्रैक्टिकल। क्योंकि जो आप फ्राइडे को सीखोगे या जो आपको पूरे हफ्ते में सीखा है, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे भरना है, क्या टर्मिनोलॉजीज लिखनी है, वो प्रैक्टिस करके आप होमवर्क दिखाते हो और हम उसको लाइव। और आपको सिर्फ एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर चाहिए, या अगर आपके पास थोड़ा टैब है बड़ी स्क्रीन वाला, ताकि स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे। फोन पे भी लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग हमारे पास, जिनके पास ये साधन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप या वो नहीं है, बट वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो फोन से भी जो है दे ऑल्सो लॉग इन एंड दे आर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग एंड लर्निंग। एंड वो हमें शो करते हैं स्क्रीन के उन्होंने क्या करा फॉर्म, हम बताते हैं उन्होंने फॉर्म में गलती की। तो बड़ी काफी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। और ये एक लाइफ स्किल है। मतलब ये सीखने के बाद इमीडिएटली आप किसी भी सिटी में जाओ और जॉब ढूंढो और आपको जॉब मिल सकती है। गाइस यहाँ 2 बातें बोलूंगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था रोहित जी इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं, द वे ही इज टॉकिंग। ऑलवेज ऐसा करते हैं, मेरे को तो आदत है, बट आपके लिए नहीं चीज हो सकती है शायद। ठीक है, 2 बातें बोलूंगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड पर्सनली आई शुड कांग्रेचुलेट हिम, बिकॉज ये जो काम कर रहे हैं मुझे बधाई देनी चाहिए। मैं इंडिया में किसी भी बड़ी बड़ी इमिग्रेशन कंपनी देखें, चंडीगढ़, जलंधर, पटियाला, पंजाब के स्पेशली, ठीक है, बहुत विजास भी लगाए होंगे उन लोगों ने। मैंने किसी कंसल्टेंट को इस इंटेंशन से नहीं किसी को मदद करते देखा। देखो जनरली लोग पता है क्या बोलते हैं कि सर आप अपने स्टाफ को ना ये मत सिखाओ, कल को यही स्टाफ अपना ऑफिस खोल के बैठ जाएगा। बट मेरे जैसे लोग पता है क्या बोलते हैं दोस्तों, कि अगर आप किसी को कमाना सिखाते हो ना, अगर आप किसी को ब्रेड बटर कमाना सिखाते हो, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ऑब्वियसली ही इज चार्जिंग मनी, कि देखो आजकल कुछ भी फ्री नहीं है। कोई आपको अपना बुखार भी फ्री नहीं देगा दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव। बट अगर वो आपको 15-20,000 में या 30, you let's say 30,000 भी है, 35 भी है, अगर आपको लाइफ स्किल मिल रही है, इट इज मच बेटर देन बीए और बीकॉम। मैं इंडियन यूथ को एड्रेस करूंगा, माफी चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए। लोग बीए बीकॉम करते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, शादी हो जाती है, बट इंडिया में उस बीए बीकॉम से मेरे ख्याल से जॉब नहीं मिलती। अगर आपके पास उसके साथ कोई स्किल नहीं है, बीए बीकॉम के साथ, सोचो आपके पास सिंपल बीए बीकॉम है, आपने शिक्षा से हिसाब से कर ली,
जेसीडी से कर ली, हिसाब में चीजें उसे कर ली, बीए बीकॉम। मैं स्पेशली एड्रेस कर रहा हूँ यूथ को, क्योंकि जब मैं यूथ को स्ट्रगल करते देखता हूँ कि सर डिग्रीज तो है, नौकरी नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, ही हैज हेल्प मी नॉट इन माय लाइफ, रोहित जी, ही हैज हेल्प मी नॉट। अगर वो मेरी हेल्प मदद कर सकते हैं, वो आपकी भी मदद करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही बोला कि आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सोचा, ये बहुत बड़ी इनोवेशन है कि हम जो ये जो चीजें सीखे हैं, मेरे ख्याल से 15 से 20 साल हो गए इनको इसी फील्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या चाहे वो वीजा ऑफिसर थे, चाहे उनकी खुद की कंपनी है, खुद का अपना काम है, इंडिपेंडेंट, राइट। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, 2.5 से 3 साल जॉब प्लस ये 10-12 साल स्टूडेंट्स की जो हेल्प कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, अगर मैं इनको जोड़ दूं, ये 15 से 20 साल है। अगर आपको 15 से 20 साल का क्रक्स 15-20 हजार में मिल रहा है, सो डोंट थिंक कि आप इन्वेस्ट करो या ना करो। आप 1-1 लाख रुपए अपने मोबाइल पे खर्चते हो, आपका पैसा है, आप खर्चिए, बट आप देखें मोबाइल आपको लाइफ में वो काम नहीं आएगा, आपकी गाड़ी वो काम नहीं आएगी, या कोई भी चीज आपकी शौक या महंगी लेते हो, दैट्स गुड, बट आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए विच विल हेल्प यू टू ग्रो, विच विल हेल्प यू टू ग्रो। कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। और मैं नहीं बोल सब एजेंट बन जाओ, सब कंसल्टेंट बन जाओ, आपको कल को अपने बच्चों को भेजना है, आपकी ट्रेनिंग लो, सो दैट जब आपको बच्चों की फाइल लगानी होगी, आप खुद ही बहुत कुछ कर लोगे, आप खुद ही ऑनलाइन कॉलेज से बात कर लोगे, यूनिवर्सिटी से बात कर लोगे। रोहित जी, अगर आप माइंड ना करें, एक बात बोलना चाहूंगा मैं, अगर बच्चे थोड़े बहुत अवेयर हो, तो क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके ऑफर खुद नहीं मंगा सकते? मंगा सकता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकलिटीज होती हैं। आई नो, लेकिन आई नो, वो आई नो, टेक्निकलिटी के लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। या लेकिन आप या मतलब मैं आना चाह रहा था, यही मैं आना हाँ, चाह रहा था, हाँ, यही मैं हाँ, आ रहा था, आई वाज हाँ, कमिंग हियर, कि अगर आप ये कोर्स करेंगे, आप अननोन नहीं रहेंगे और आप उस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि आपको जनरली क्या होता है। अभी रोहित जी ने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में वीडियो में, कि जब आप बैकआउट कर लेंगे, फिर आप बच्चा बोलते हैं कि सर मुझे तो अपने रिलेटिव की फाइल लगानी है, जानकार की फाइल लगानी है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे क्लाइंट्स बताते हैं कि सर रिलेटिव ने मांगा तो हमने पैसा दिया, रिलेटिव था तभी तो हमने भरोसा कर लिया, तभी तो हमारा लॉस हो गया। ए बी सी, चाहे मैं आपका रिलेटिव है, चाहे रोहित जी आपके रिलेटिव है, कोई किसी का रिलेटिव है, यू शुड बी अवेयर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन सा कोर्स है, आपका एक रोड मैप होना चाहिए। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ तो जीपीएस ऑन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ पहले सिरसा आएगा, फिर फतेहाबाद आएगा, फिर हिसार आएगा, फिर मैं सोचता हूँ हिसार में खाना खा लूंगा, या बीच में थोड़ी देर रुक के मैगी वैगी करूंगा, चाय पी लूंगा। यू प्लान ईच एंड एवरीथिंग। आप एक टी शर्ट भी लेते हो ना 500 रुपए की, इलाहाबाद वालों टी शर्ट भी लेते हो, आप 4 दुकानों पे जाते हो। और मैं कई बार बहुत थोड़ा बुरा फील करता हूँ, आई फील रियली डिसअपॉइंटेड जब बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पासपोर्ट दे दिया, डीलिंग होगी एजेंट से, पहले इतने देने और बाद में इतने देने, या फिर पहले तो कुछ देना ही नहीं है, बाद में चाहे हमारा 2 लाख रुपए ज्यादा लग जाए। गाइस, जब आप ऐसी बातें सोचते हो या बोलते हो ना, वहीं से कंसल्टेंट का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से। जो जितना मुझे पता है, जो मैंने गेन किया है पिछले 10-11 सालों में, स्पेशली इन इलाहाबाद, दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू टेल यू। बाकी इसको कंक्लूड करते हैं। मैं तो कोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। आई एम प्रोमिसिंग यू गाइस, आई एम प्रोमिसिंग रोहित जी, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करने के लिए कोर्स करूंगा, और अगर मुझे जरूरत है कोर्स करने की, आई थिंक आप सबको भी है कहीं ना कहीं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी। हम देखो, हम वी आर इन सेम फैमिली, हम मिलते रहते हैं, वी हैव a great different kind of bond, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट जब हम ऐसी बात करते हैं नॉलेज, स्टिल मुझे एक बात बोलने में कोई शर्म नहीं है, आई फील लाइक ए स्टूडेंट, आई फील लाइक ए स्टूडेंट, और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में, बोलने में मेरी कोई ईगो कम नहीं होती। अब मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ मेरा अपना काम है, मेरा अपना बिजनेस है, बट नहीं, जब इनका एक्सपीरियंस काम आता है, एसओपी कैसे बनानी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, आप जान भी नहीं सकते। और एप्लीकेशन में हर बात मायने रखती है, हर बात टेक्निकल होती है। देखो, तुक्का ही खेलना है, फिर तो खेल ही दो ना, कि 50,000 में फाइन लगा दिए, लग गया तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीजा लगे, दिल से ख्वाहिश है जाना, आपका सपना है कहीं पहुंचना। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरी आखिरी बात है, आप जिस देश में जाना चाहेंगे, किसी भी स्टडी वीजा में, जहां का आप ऑफर कहेंगे, जो कोर्स करना चाहेंगे, वी आर हियर टू हेल्प यू। वी डोंट फोर्स स्टूडेंट टू स्टडी इन पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि कई बार एजेंट पता है क्या करते हैं, अपने फेवरेट कॉलेज में बच्चों को मोल्ड करता है कि इसी में जाओ, इसी में जाओ। बट जनरली मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका विजन है। कई बार बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं। अपने एक लास्ट ईयर एक एप्लीकेशन की थी, लव बंसल, इलाहाबाद से, लव बंसल, मैंने रोहित जी ने मिलकर की थी। He just wanted to study in Sheridan College. Just wanted to study in Sheridan College. और उसको मैंने बोला, बेटा आप 2-3 जगह और जा सकते हो, शेरिडन में ऑफर आने में टाइम लग जाएगा। You know what he said?
सर जाऊंगा तो शेरिडन में ही जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगा। सो आप अगर किसी भी देश में जाना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को मिलने जाना चाहते हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फॉर योर टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा एप्लीकेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और इधर रोहित मेनन फॉर योर डाउट्स, फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर क्वेश्चंस, क्या फंड्स, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब फाइल लगानी चाहिए, कब वीजा आ जाएगा, अभी लगानी चाहिए, आगे और भी इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जनरली मुझे लोग रोहित जी बोल देते हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, ये बात अगले इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। सर मेरा डिक्लाइन हो गया, मुझे एक एजेंट बता रहे हैं कि अब मैं अब एक साल में न्यूजीलैंड अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें मार्केट में चलती हैं, मुझे ये लोग हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग एक्साइटमेंट में रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम ये श्योर श्योर, इस थैंक यू सो क्वेश्चन। मच, दिल से थैंक यू सो मच, ठीक दिल है, से धन्यवाद। आई होप आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सक्षम, थैंक यू फॉर द इनवाइट और आई विल कीप आई लव मीटिंग एंड थैंक यू इट, आई व्यूअर्स, लव दिस। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स टू हैव वॉच्ड। आई होप कि इनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है ये हाँ वाला। हाँ, थैंक यू सो मच, कीप इन टच, ओके, बाय थैंक यू बाय थैंक यू बाय। बाय, गुड।